अक्सर वो मुझे घूरते हुए देख लेते मगर इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। 5 साल गुज़र चुके थे और अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। अबू ने मेरा दाखिला हमारे ही शहर की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया था ताकि छोटी अम्मी घर पर अकेली न रहें। मैं यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। इन दिनों अबू ने फ़ोन करके अम्मी को बताया कि इस बार वो 2 से 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इसी वजह से छोटी अम्मी अब पहले से कहीं ज़्यादा परेशान रहने लगी थीं। उनके लिए अब अकेला रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन अचानक यास्मीन चाची घर आए। वो सीधा छोटी अम्मी के कमरे में गईं। छोटी अम्मी इस वक्त भी रो रही थीं। अपनी बहन को देखकर उन्होंने आंसू छिपाने की कोशिश की, मगर यास्मीन चाची ने फ़ौरन उन्हें गले लगा लिया। छोटी अम्मी मेरी तरफ मुड़ें और मुझसे बोलें, उस घर में कोई और भी है जो कभी मुझे उस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। अम्मी की परेशानी मुझसे देखी ना गई। मैं सीधा यास्मीन चाची के पास पहुंच गया और उन्हें जाकर बताया कि छोटी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और पहले से कहीं ज़्यादा खामोश हो गई हैं। यास्मीन चाची अपनी बहन की हालत सुनकर बहुत परेशान हो गईं और फ़ौरन मेरे साथ घर चल पड़ें। छोटी अम्मी ने मुझे कहा, वकास, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाने की बजाय उनके कमरे की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मेरी कसमत इस दिन बहुत अच्छी थी क्योंकि आज छोटी अम्मी खिड़की बंद करना भूल गई थी। मुझे दोनों बेड पर बैठी नज़र आ रही थीं और उनकी आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं। तब छोटी अम्मी बोलें, आप भी तो जानती हैं, मैं अकेले रह रहकर बहुत थक गई हूँ। परवीज़ भाई अपनी उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ शायद उन्हें मेरे साथ इस प्यार की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, मगर मेरी उम्र तो सिर्फ 30 साल है। मुझे भी कोई चाहिए जो मेरे साथ रहे, मुझे प्यार है, से देखे, प्यार से बातें करे और प्यार से छुए। जब वो घर आते भी हैं तो 2 दिन में मुश्किल से 2-3 बार ही मेरे साथ प्यार करते हैं। उसके बाद पूरा 1 महीना मेरे लिए जहन्नम बन जाता है। मैंने कई बार ख़ुद को छोड़ने की कोशिश की कि शायद प्यार की तलब कम हो जाए, मगर मुझे नहीं पता सही तरीक़ा क्या होता है। मैंने आज तक ख़ुद को कभी छुआ ही नहीं। अगर छोड़ने की कोशिश करती भी हूँ तो कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता, ना ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। यास्मीन चाची बोलें, देख फ़रज, तेरा शौहर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही सही, मगर घर आता तो है, तेरे साथ अच्छी वाली मोहब्बत तो करता ही है। मुझे देख, जिसका शौहर पास होते हुए भी पास नहीं है। मेरा शक अब यकीन में बदल गया है। छोटी अम्मी को शायद ये बात पहले मालूम न थी। वो हैरान होकर बोलें, क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं आई। यास्मीन चाची बोलें, मतलब ये कि मेरा शौहर नामर्द है। मुझे ये बात शादी के बाद पता चली और आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। छोटी अम्मी ये सुनकर सकते में आ गईं। उन्होंने फ़ौरन हाथ मुँह पर रख लिया। अब उन्हें अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद छोटी अम्मी बोलें, आपने इतना अरसा कैसे गुजार दिया? कभी मुझे या किसी को पता ही नहीं चला। क्या आपका दिल नहीं करता प्यार करने को? आपके अंदर भी तलब नहीं होती? कैसे गुजरती हैं आप? यास्मीन चाची ने एक लंबी सांस ली और बोले, तलब तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ। शुरू में तो बहुत मसला होता था। शादी से पहले मेरे बहुत सारे अरमान थे, मगर शादी के बाद सारे अरमान दफन हो गए। ख़ानदान की शर्मिंदगी के डर से कभी किसी को बताया। रिहान बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख़याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी इज़्ज़त का ख़याल है। मैंने अपनी शर्तों वाली ज़िंदगी से एकदम इस तरह की ज़िंदगी में कदम रखा। अपनी शादीशुदा तलब पूरी करने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। कभी वो प्यार करते हैं, कभी नहीं। अब तो मैं उन कामों में इतनी माहिर हो गई हूँ कि मुझे 100 तरीक़े आते हैं अपने अंदर की तलब बुझाने के। मैं तेरा देख अच्छी तरह समझ सकती हूँ, मगर तू परेशान ना हो। तेरी बड़ी बहन है ना, तुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे सिखाऊंगी कि अच्छा प्यार कैसे किया जाता है। छोटी अम्मी को अपनी बहन के मुन्ना से ये सब सुनने की तवक्का बिल्कुल न थी। यास्मीन चाची उनकी परेशानी भांप गईं। इससे पहले कि छोटी अम्मी कुछ बोलते, यास्मीन चाची ने एक हाथ से उनका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से बहुत प्यार से उनका गला देखते हुए बोले, देख फ़रश, तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी जान है तो
اپنی جان کو میں اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں صرف تجھے سکھانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں۔ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس تو یہاں بیٹھ کر دیکھ کہ میں کیسے خود کو پیار کرتی ہوں۔ تجھے دیکھنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک بار میں تجھے سکھا دوں تو جب تک پرویز بھائی نہیں آتے تجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی امی خاموش ہو گئیں۔ یاسمین چاچی نے ان کے ماتھے پر پیار کیا، جوتے اتارے، بیڈ پر چڑھ گئیں، دپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ یاسمین چاچی واقعی بہت خوبصورت تھیں اور زندگی میں پہلی بار میں نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ ان کی رنگت بہت گوری تھی کیونکہ وہ کبھی ماں نہیں بنی تھیں۔ کھڑکی سے باہر کھڑا میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ چھوٹی امی بھی بیڈ پر چڑھ گئیں اور اپنا دپٹہ اتار دیا۔ میں بہت احتیاط سے سانس لے رہا تھا اور اچھی طرح چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آج کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں چاچی کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تو گھر داخل ہونے سے پہلے وہ میری طرف مڑیں اور بولیں، اچھا تو لگا ہوگا بہت آج اپنی امی اور خالہ کو دیکھ کر، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جو باتیں ہم نے کیں وہ بھی تم نے ضرور سنی ہوں گی، تو ایک بات غور سے سن لو۔ جو ہدایت میں نے تیری امی کو دی ہے نا، وہ ان کے ساتھ ساتھ تیرے لیے بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تو جانتا ہے اب تجھے کیا کرنا ہے۔ اور خبردار، اگر کسی کو یہ بات بتائی تو… یہ کہہ کر یاسمین چاچی نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کھڑکی سے چپکے دیکھتے ہوئے میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی دروازہ کھول کر اندر چلا جاؤں اور اپنے دل کے سارے ارمان نکال دوں۔ دونوں کی خوبصورتی دیکھ کر میں مدہوش ہو چکا تھا۔ یاسمین چاچی اس وقت چھوٹی امی کے ساتھ پیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی امی کو خوب اچھے طریقے سے پیار کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر چھوٹی امی تقریباً ناراض ہوتے ہوئے لہجے میں بولیں، آپ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ مانا کہ میں نے اسے جنم نہیں دیا، مگر پچھلے 5 سال سے میں نے اسے ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ یاسمین چاچی مسکرائیں، اپنے کپڑے اٹھائے اور تیار ہونے لگیں۔ ایک بار پھر بولے، دیکھ فرح، میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ تیرا بیٹا تجھے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ گھر میں ایک خوبصورت اور جوان عورت ہو کر تو خود پر کیسے کنٹرول کرے گی؟ آخر وہ بھی جوان ہو چکا ہے۔ جب تیری شادی ہوئی تھی تب تیرا شوہر